सर बैठे हुए हैं और हम ये चाहते हैं, मैं अपने सारे सवाल पूछने से पहले मैं हिमालय जी से ये चाहती हूँ कि वो अपना परिचय संक्षेप में हम सबको दें। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट हिमालय गुप्ता है। मैं शादरा बार एसोसिएशन में 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वह यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, मेंबर इंचार्ज लाइब्रेरी की पोस्ट पर। और प्रेजेंटली मैं एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल हूँ दिल्ली हाई कोर्ट। अच्छा सर, सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जो ये इलेक्शन कर रहे हैं तो आप क्या नया करने वाले हैं अगर आप बाय द वे जीत जाते हैं तो? देखिए, नया तो बहुत कुछ है और इस कोर्ट में करने के लिए भी बहुत कुछ है। देखिए, बहुत सारे एजेंडाज हैं जो यहाँ पर हम लेकर आए हैं। बहुत सारी चीज़ों में काम भी करना है। इतनी सारे काम हैं जो कि मेरे डिटेल मैनिफेस्टो अभी लॉन्च होने वाला है। उसके हम एग्जैक्ट मैनिफेस्टो है वो हम बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको डिटेल में पॉइंट बताया जाएगा कि इस कोर्ट के अंदर लाइब्रेरी की पोस्ट पे क्या क्या काम पेंडिंग है, क्या क्या काम हमें अभी आगे और करना है, और क्या क्या हम इसके लिए अभी हम अपने वकील भाइयों की मदद के लिए कर सकते हैं। तो डिटेल मैनिफेस्टो से पहले मैं आपको इस बारे में ज़्यादा नहीं बताता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बताता हूँ कि जितने भी जनरल्स हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं, सबसे पहले आके उन्हें पूरा करा जाएगा। वाईफाई की सुविधा जो कि आज तक नहीं है हर चैम्बर ब्लॉक्स में, हर ब्लॉक के अंदर लाइब्रेरी के थ्रू वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। लाइब्रेरी के अंदर वाईफाई की सुविधा होगी, एटलीस्ट हर ब्लॉक में वाईफाई हो, ताकि लोग जो है अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकें, क्योंकि आजकल बहुत सारे हाइब्रिड सिस्टम अडॉप्ट हो चुका है। 138 के मैटर तो रेगुलरली ऑनलाइन चल रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे वाईफाई लगे। इम्पोर्टेंटली जो हमारी लाइब्रेरी है, साइबर लाइब्रेरी, उसके अंदर एटलीस्ट एक टाइम पे 10 वर्किंग कंप्यूटर परमानेंटली इंस्टॉल्ड रहें। 10 वर्किंग कंप्यूटर रहें जितने मर्जी, लेकिन 10 हमेशा वर्किंग कंडीशंस में रहें। 2 प्रिंटर रहें, जिसके लिए हमारे आज जो अधिवक्ता हैं वो उसका लाभ उठा सकें, 2 प्रिंटर्स का। साथ में मैं चाहता हूँ कि जो लाइब्रेरी है इसके अंदर सारी के सारे बुक्स, एसएससीज, वो सारे के सारी उपलब्ध कराई जाए। ऊपर से मैं चाहता हूँ यहाँ पे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की एक ब्रांच खोली जाए। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की ब्रांच खुलती है तो उससे हमारे जो वकील अधिवक्ता हैं जो सिविल सर्विसेज में जाते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हमारे पास लॉ की तो बुक्स हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज में जो बुक्स प्रोवाइड की जाती है उस बुक का हमारे पास एक किताब नहीं है। और हमारी अगर वो एक ब्रांच खुल जाती है डीपीएल की, तो हमारे को 1 रुपए का भी इसमें लागत नहीं आएगी, सारा खर्चा सरकार उठाएगी। और रही बात करप्शन की, तो वो भी नेगेटिव में जाएगा। जब हमें कुछ कहीं पे पैसा ही नहीं लगाना, तो ना हमारे हाथ में आएगा ना लगेगा, सरकार अपने आप मैनेज करेगी। नो करप्शन। और बाकी की और भी पॉइंट्स हैं जो डिटेल अगर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। यस सर। सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोरोना के महामारी में लोगों के काम ठप हैं और एडवोकेट्स के भी वीसी एडवोकेट्स की जो हियरिंग हो रही है वो वीसी पे हो रही है, तो सर आप इसमें कुछ चेंजेस करेंगे क्या? उन्हें प्राइवेट काम करने का परमिशन दिलवाएं? आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी। देखिए, स्टार्टिंग से ही हमारा जो प्रोफेशन रहा है ना एडवोकेसी का, ये रॉयल प्रोफेशन रहा है। रॉयल प्रोफेशन होने के कारण कई रिस्ट्रिक्शंस रहती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो हमारा प्रोफेशन है ये क्वासी गवर्नमेंटल प्रोफेशन है। हम प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट एजेंसीज के सामने पेश होते हैं, तो ये क्वासी गवर्नमेंटल, इसलिए मैं अपनी टर्म है मेरी क्वासी गवर्नमेंटल प्रोफेशन। मैं नहीं चाहता कि हमारे इस प्रोफेशन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन या कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने वाला लॉ कोई भी बने। तो मेरा ये मानना है अगर कोई एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ कहीं और काम करना चाहता है तो उसे काम करने की परमिशन बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा होता कि आप एक काम के साथ दूसरा काम नहीं कर सकते। हम एक काम कर रहे हैं, मान के चलिए एक प्रोफेशन में एडवोकेट है, उनकी एडवोकेसी नहीं चल रही है, उनके पास हफ्ते का एक केस है या रोज का एक केस है, तो पूरा दिन वो क्या करें? खाली बैठने से अच्छा है कि वो अपना एक कोई काम खोल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जिससे कि इनडायरेक्टली हमारे देश को ही मदद मिलेगी, इनकम बढ़ेगी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर जाएगा। जितने पैसे लोग कमाएंगे
अच्छा ही रहेगा, ऊपर से बिजी रहेंगे तो फिर होता ना, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। जब खाली नहीं रहोगे तो अपना स्वस्थ और व्यस्त दोनों साथ सही में बात रहेंगे। है। तो मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल भी कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। अगर आप काम करना चाहते हो अब प्रोफेसर के इस प्रोफेशन के अलावा और आप कर सकते हो मैनेज, तो बिल्कुल परमिशन होनी चाहिए कि आप करो। लेकिन ये है कि आप अपने प्रोफेशन के अगेंस्ट जाके कोई काम कर रहे हो, वो नहीं चाहूँगा। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग के पॉजिटिव व्यूज के साथ अगर काम करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हैं। आवाज़ उठाऊंगा जो हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल है, मैं इसमें हम SLP और PIL लगाएंगे कि हमारे वकीलों के लिए भी कुछ लॉज बने और हम आगे बढ़ें, हमारे काम करने की हमें परमिशन मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके फैमिली प्रोफेशन है, बिजनेस है, फादर ओल्ड हो जाते हैं तो हम हेल्प नहीं कर पाते हैं, फादर की डेथ हो जाती है तो हम उसमें डायरेक्टर नहीं बन पाते हैं, ये गलत चीज़ है। थैंक यू सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि जो नए एडवोकेट है जिन्हें नई इनरोलमेंट मिला हुआ है, तो आपके ख्याल से उन्हें स्टाइफन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इसकी बात तो पहले से ही उठती आ रही है और केरला में मेरे ख्याल से अलाउ भी हो गया है। तो स्टाइफन तो हमेशा मिलना चाहिए। और क्योंकि जो नए एडवोकेट्स होते हैं, जैसे हमारा प्रोफेशन है बहुत ज़्यादा बल्क में बढ़ते जा रहे हैं एडवोकेट्स, तो देना तो मुश्किल है लेकिन मिलना ज़रूर चाहिए। क्योंकि नए एडवोकेट्स जितने आते हैं ना, उनके फ्रेशर्स के पास सडनली एकदम से काम नहीं होता है। और मेरा ये मानना है कि काम मिलने में भी बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है क्लाइंट के ऊपर। जब क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, जब आपको फीस देगा। स्टाइपन के लिए क्या होना चाहिए, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और बार एसोसिएशंस अपना एक ग्रुप बना के, एक क्लब करके कुछ अमाउंट एक फिक्स कर दे कि हर एडवोकेट को कि कितने एडवोकेट्स हमारे फ्रेश एनरोल्ड हो रहे हैं और कितने टाइम तक उन्हें आप दे सकते हो। चाहे आप 2 साल का टाइम फिक्स कर दीजिए कि 2 साल तक हर एक एडवोकेट को आप 500, 1000, 10,000, 5,000 जो एक बार काउंसिल एक अमाउंट फिक्स कर दे बार एसोसिएशंस के साथ मिलकर, जो हमारे वेलफेयर हम देते हैं, कि उनको मिलना चाहिए। ऊपर से मैं ये चाहता हूँ कि उन्हें स्टाइपन भी फ्री में ना दिया जाए। इसके लिए एक बॉन्ड साइन करा लें कि हम कुछ घंटे ड्यूटी हम बार एसोसिएशन के लिए, बार काउंसिल के लिए कहीं ना कहीं जो हमें बार काउंसिल या बार एसोसिएशन करे वहाँ पे करेंगे। हमको इसमें ये हो गया कि ना हमें फ्री में पैसे मिल रहे, ना हम फ्री में पैसे लेना चाहते, हम ड्यूटी कर रहे हैं बार काउंसिल के लिए और हम बार काउंसिल के लिए आगे काम भी करेंगे और हमें स्टाइपेंड भी मिलेगा। जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नए एडवोकेट को चैम्बर प्रोवाइड नहीं हो पाता है, तो सर आप उसके लिए क्या करेंगे? ये मैडम यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये है कि नए और पुराने जी 2008 के बाद से इस कोर्ट में चैम्बर अलॉटमेंट हुई ही नहीं, ना सीट अलॉटमेंट्स हुई। अबाउट मैं मानता हूँ 8 से 10,000 एडवोकेट हैं प्रेजेंटली हाई कोर्ट के अंदर जिनको जो चैम्बर की दरकार रखते हैं और चैम्बर उन्हें नहीं मिला। हम मेंबरशिप्स तो दिए जा रहे हैं लेकिन मेंबरशिप्स के नाम पर हम उनको फैसिलिटीज़ एक भी प्रोवाइड नहीं कराते। फैसिलिटीज़ के नाम पे हमारे पास क्या है, एक कार और स्कूटर का पार्किंग स्कीम, इसके अलावा हम किसी एडवोकेट को कुछ नहीं दे रहे हैं। मेरा विजन है कि हमें एक फ्लोर पूरा लॉकर रूम टाइप बना देना चाहिए कि 4 साल तक एक एडवोकेट के पास रहे, AC लॉकर रूम हो, सेंटर के अंदर टेबल चेयर लगी हो कि आप कोई भी एडवोकेट आके वहाँ बैठे, जिनकी सिर्फ वहाँ पर वो है लॉकर रूम है, 4 साल तक उसके पास रहे। 4 साल के बाद जिनका एनरोल वो खत्म होता है टर्म, वो पीछे वाले एडवोकेट्स का हैंडओवर होता है। एक AC रूम है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी अगर हम रखना चाहें तो 10 रुपये, 5 रुपये जो भी है मंथली, ईयरली, जैसे भी उस टाइम पे अप्रोप्रिएट हो उस टाइम पे हम रख सकते हैं। इस चैम्बर की बहुत बड़ा इशू है, इस इशू को लेके हम बहुत आगे तक जा सकते हैं और इस पर मेरे ख्याल से इसको हल करना तो प्राइमरी जो भी बार एसोसिएशन आती है, जो उसका प्रेसिडेंट आता है या उसकी कमेटी आती है, प्राइमरी मोटिव होना चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि जो वकालत पेशा है वो कुछ एडवोकेट्स की वजह से बदनाम हो रही है, तो आप इस पेशे को बचाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये रॉयल प्रोफेशन है और मैं नहीं मानता कि कोई भी एडवोकेट की वजह से कोई वकालत पेशा खराब हो रहा है। जी ये क्या होता है, एक ना ह्यूमन टेंडेंसी है कि मैं आपके ऊपर एलिगेशन लगाऊं, आप मेरे ऊपर लगाओ, मैं किसी के ऊपर लगाऊं, कोई किसी के ऊपर लगाए। कोई एडवोकेट ऐसा नहीं करता है कि जिसकी वजह से वकालत का पेशा बर्बाद हो या खराब हो। और मेरा मानना है कि जैसे पुलिस है, पुलिस के पास जाओगे तो वो बताएंगे एडवोकेट खराब है, एडवोकेट के पास जाओगे तो पुलिस खराब है। आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं नहीं मानता कोई भी इस दुनिया में आदमी अगर वकालत कर रहा है तो वो पेशे को बर्बाद कर रहा है या खराब कर रहा है। मैं नहीं मानता, मेरी सोच बिल्कुल अलग है कि एडवोकेट जो है
पेशे को खराब नहीं करता, बल्कि इसको ग्लोरीफाई करता है अपने प्रोफेशन में। वो हमेशा कोशिश यही रखेगा कि क्लाइंट का काम अच्छे से हो, मेरा नाम हो। कौन चाहेगा, आप चाहोगे कि मेरा नाम ना हो? जी बिल्कुल नहीं चाहूँगी। हाँ, तो बस आपको बदनाम करने के लिए 10 लोग होंगे कि नहीं वो आदमी सही नहीं है, वो आदमी ठीक नहीं है। थैंक यू। यस सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके लिए आपका क्या राय है? देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जरूर बनना चाहिए। मेरा ये मानना है कि एडवोकेट के वेलफेयर के लिए जो भी काम हो सके, बीइंग द कंटेस्टेंट हु इज कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट इन सर्टेन बार, मैं चाहता हूँ कि एडवोकेट्स की वेलफेयर के लिए जो भी काम हो सके वो करा जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उसमें ही एक लाइन में एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपनी जगह रखता है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो इतना इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से मान के चलिए कि अगर हमारे ऊपर कोई आग लाछन लगाए, हमारे ऊपर कोई हानि आए, पीड़ा हुए, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन कहीं ना कहीं ड्राफ्ट होना चाहिए। हर प्रोफेशन के लिए कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं, लेकिन एडवोकेट के लिए मैं नहीं मानता कि सरकार आज तक भी कोई सोचती आई है या सोच रही है। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी एक बहुत समय से उठाई गई आवाज़ है जिसके आज तक ना कोई सुनवाई हुई, ना इसको लेके कोई आगे प्रयास किया गया। तो इसके खिलाफ भी हम लोग आगे अपनी आवाज़ उठाएंगे और हम चाहेंगे जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू हो, लोगों की सेवा की जाए जिसकी। थैंक यू। यस सर, मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि DLSA इस पर आपका क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुफ्त कानूनी सहायता है, सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है आर्टिकल 39A की तरफ से जी। अब इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ हद तक ये प्राइवेट वकीलों की प्रैक्टिस हैम्पर कर रहे हैं, कुछ हद तक, हमेशा नहीं। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को गरीब बताकर मुफ्त कानूनी सहायता लेते हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी वजह से जो प्राइवेट वकील है वो सफर करते हैं। देखिए, DLSA का उद्देश्य बिल्कुल अच्छा है, DLSA का उद्देश्य खराब नहीं है। DLSA का उद्देश्य 1 लाख तक जो सालाना कमाता है, जो अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं कर सकता, जो प्राइवेट एडवोकेट की फीस नहीं दे सकता, फीस जो उन्हें एंगेज नहीं कर सकता, उसको भी कानून की सहायता का हक है। अब इसमें क्या है मैम, लोग जो कमाई रोज के 200 रुपए रहा है वो प्राइवेट वकील एंगेज ही नहीं कर सकता, तो इससे प्राइवेट वकील जब एंगेज ही नहीं करेगा तो प्राइवेट वकील की कोई उनकी प्रैक्टिस पे हैम्पर ही नहीं होगा। प्रॉब्लम आती है जो कमाता ज्यादा है और अपने आप को गरीब बता के कानूनी सहायता लेता है, उस पर रोक लगनी चाहिए, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोगों को प्रमोट करा जाए, बल्कि उनके तो एक्सपीडिशली उनकी जो एप्लीकेशन होती है, केस जो होता है, उनका डिसमिस कर देना चाहिए। और DLSA पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की पहल है, सरकार की पहल गरीब लोगों को सहायता पहुँचाने के लिए, अमीर लोगों को नहीं। तो गरीब लोग जब वकालत जो आदमी 200, 300, 400, 500 रुपये रोज कमा रहा है, वो वकील को फीस नहीं दे सकता, तो इससे वकील की कोई वकील को कोई परेशानी नहीं है, प्राइवेट एडवोकेट्स को। हाँ, परेशानी DLSA से वहाँ है जहाँ DLSA अमीर आदमी को भी वकील दे देती है। रूल और रेगुलेशन महिला और पुरुष के लिए सेम होना चाहिए। अगर महिला पैसे नहीं कमा रही है, 1 लाख तक की उसकी आय है, तभी उसे महिला को भी वकील मिलना चाहिए DLSA की तरफ से, वरना DLSA बिल्कुल नहीं होना चाहिए। DLSA के रूल्स और रेगुलेशन थोड़े और स्ट्रिक्ट करने चाहिए। थैंक यू सर। ओके सर, एक सवाल और है मेरे पास कि जो ये देर तक मुकदमे चलते रहते हैं और इन पे सुनवाई जल्दी नहीं आती है, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मुकदमे देर तक चलने का जो मतलब है, ये मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है। हमारी कहावत है कि आप 199 मुजरिम छूट जाए, लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसको लेते हुए चलते हुए मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि हमारा जो कहना है ये है कि आप उस केस को इतने थरूली इन्वेस्टिगेट करो, उसका ट्रायल इतना अच्छा होना चाहिए कि इनोसेंट नहीं फंसना चाहिए। अब इसके ऊपर एक लीगल मैक्सिम है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
आप मान के चलिए आपने आज मुकदमा डाला, आपको आशा होगी कि मेरे पैसे जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं या सामने वाले को सजा जल्दी से जल्दी हो जाए, और वो मुकदमे धीरे 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 आगे चलते रहते हैं। 10 साल बाद वो आपके फेवर में आ जाते हैं, तो आपको वो लगता है कि नहीं